Hello students, I am Hussain, Assistant Professor from Mechanical Department, SISTEC Bhopal. Today we will discuss about our new subject Power Plant Engineering and its subject code is ME702 Objective. सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर हम इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह से हम किसी एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है इस सब्जेक्ट का वो है कन्वर्जन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स हम कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड अगर हम देखेंगे तो सेकंड ऑब्जेक्टिव है इसका फॉसिल फ्यूल्स पर बेस्ड है सब यूनिट, वो हम पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट जो है थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है इस तरह से इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बेस्ड है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव हाइड्रो पावर प्लांट पर बेस्ड है। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है सब्जेक्ट का वो है आपका इकोनॉमिक्स ऑफ पावर प्लांट। मीन्स आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी इकोनॉमी, इसकी एफिशिएंसी, किस तरह से आप किसी भी पावर प्लांट की ये सारी चीज़ें टर्म्स डिटरमाइन कर सकते हैं। ये है इस पावर प्लांट इंजीनियरिंग का फिफ्थ ऑब्जेक्टिव। आफ्टर दिस वी विल सी व्हाट इज़ द कोर्स आउटकम्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। मीन्स सबसे पहले यूनिट में हम ये देख रहे थे इनर रिन्यूएबल एनर्जी को हम एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं। तो यही क्या बता रहा है, फर्स्ट पॉइंट द सिग्निफिकेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्कोप डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज। अलग अलग तरह के डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज, जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं, हम किस तरह से उनसे हम एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मान के चलिए विंड एनर्जी हो गया, सोलार एनर्जी हो गया, तो ये एक अलग अलग तरह की एनर्जी सोर्सेस रहते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिकल सोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड आउटकम्स, अगर कोर्स का आउटकम अगर हम देखें तो यहाँ पर फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल करके हम पढ़ रहे थे। जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव था कि हम फॉसल फ्यूल्स को का इस्तेमाल करके हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो उसमें हम फॉसल फ्यूल्स के बारे में ये देखेंगे कोर्स आउटकम में कि किस तरह से आप अगर आप फॉसल फ्यूल जैसे कोल का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप इन सब चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस तरह के पावर प्लांट को सेटअप कैसे कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट अगर देखेंगे कोर्स आउटकम का, सो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर एनर्जी। किस तरह से एनर्जी इमिट होती है उसमें हम देखेंगे फिजन फ्यूजन का प्रोसेस देखेंगे, पूरा एक एटम्स में से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कैलकुलेशंस देखेंगे हम उसमें। तो ये कोर्स आउटकम है थर्ड कोर्स आउटकम। फोर्थ CO जो है हमारा वो हाइड्रो पावर प्लांट पर बेस्ड है। जाहिर सी बात है, हम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, डैम करते हैं, वाटर को किस तरह से रिसोर्स करते हैं, कौन कौन से टर्बाइन इस्तेमाल किए जाते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में, तो वो इस फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे। फिफ्थ कोर्स आउटकम जो है हमारे सब्जेक्ट का पावर प्लांट इंजीनियरिंग का, वो है हाउ टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द एस्टिमेशन ऑफ पावर स्टेशन इकोनॉमिक्स। सो नाउ इसके बाद अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे कोर्स के सिलेबस में कौन कौन से यूनिट हैं। जैसे कि हमारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था जो कि बिलोंग करता था डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो यूनिट 1 हमारा उसी से रिलेटेड है कि आपकी एक एनर्जी सोर्सेज को डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट फॉसल फ्यूल से डिपेंड है। थर्ड यूनिट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बेस्ड है। फोर्थ यूनिट हाइड्रो पावर प्लांट सिस्टम स्टेशन पर बेस्ड है। एंड लास्ट यूनिट हमारा पावर स्टेशन इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज के बारे में, जो हमारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग का फर्स्ट यूनिट है। और उस फर्स्ट यूनिट में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक का नाम है वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेथड्स कन्वर्टिंग एनर्जी सोर्सेज इनटू इलेक्ट्रिकल पावर्स। तो अगर आप सबसे पहले अगर इस चीज़ को देखेंगे तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेथड्स कन्वर्टिंग एनर्जी सोर्सेज इनटू इलेक्ट्रिकल पावर, तो किसकी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास पावर प्लांट्स होते हैं जो कि वर्किंग में है। जैसे कि आपका फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो ये 5 तरह के हमारे पास पावर प्लांट होते हैं जिसमें कि हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह से एनर्जी सोर्सेज को हम इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले जिस पावर प्लांट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है थर्मल पावर प्लांट। सो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, इन थर्मल पावर प्लांट कोल इज़ यूज टू जनरेट स्टीम।
थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम कोल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसकी हीट का इस्तेमाल करें पानी को हीट अप करने के लिए, और वही हीट काय में कन्वर्ट हो जाती है, स्टीम को वाटर को कन्वर्ट करने में यूटिलाइज़ की जाती है ताकि हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकें। एंड देन यही स्टीम हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू ड्राइव द टरबाइन फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप सभी ने थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरह से टरबाइन ड्राइव होता है। आपकी जो कोल है, कोल को हम हीट अप करते हैं, हीट से जो एनर्जी निकलती है उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं पानी को बॉयलर के अंदर जो वाटर होता है उसको हीट अप करने के लिए, और जब वो वाटर हीट अप हो जाता है तो उससे स्टीम जनरेट होती है, और यही हाई प्रेशराइज्ड और हाई टेम्परेचर स्टीम को हम टरबाइन में पास करते हैं, और टरबाइन के में क्या होता है, स्लो स्लो करके ये स्टीम एक्सपांड होती है, और उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो टरबाइन है वो रन होना शुरू हो जाता है, और टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से कनेक्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसके बारे में मेरिट्स भी दिए हुए हैं। आपका जो रहता है फर्स्ट अगर पॉइंट पढ़ेंगे आप मेरिट्स में, इट चेंजेस रैपिडली वाइल ऑन चेंजिंग द लोड। मींस अगर आप जैसे ही कोई लोड चेंज करते हैं तो डेफिनेटली इसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका कोल अगर आप सप्लाई कम कर देंगे तो रैपिडली इसमें क्या हो जाएगा, लोड में चेंजेस आने लगेंगे। तो उस दौरान अगर आपको लोड मेंटेन करके रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोल को अंदर फीड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा इसमें लिखा हुआ है, इट रिक्वायर्स अ लेस स्पेस एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट के मुकाबले आपके थर्मल पावर प्लांट को क्या चाहिए होता है, लेस स्पेस चाहिए होता है, कम स्पेस लगता है। इसमें कोल जो रहता है चीप होता है, इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या रहता है, इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम रहता है एज़ कम्पेयर टू द अदर पावर प्लांट्स। लेकिन अगर इसके कुछ मेरिट्स हैं तो इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। जैसे पहली लिमिटेशन अगर आप देखेंगे, इट रिक्वायर लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर, बहुत हाई क्वांटिटी में इसको पानी की ज़रूरत होती है ताकि ये बॉयलर में स्टीम में कन्वर्ट कर सके। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज आप बॉयलर में क्या कर रहे हैं, पानी को हीट अप करते हैं, तो पानी की वजह से क्या आ सकता है, उसमें बॉयलर में रस्टिंग आ सकती है, जिस वजह से आपको हर बार मेंटेनेंस कॉस्ट करवाना, हर साल आपको मेंटेनेंस या फिर हर 6 महीने में आपको बॉयलर का मेंटेनेंस या पूरे प्लांट का मेंटेनेंस आपको करना पड़ता है। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं से पानी लीकेज हो जाएगा या फिर आपको और भी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ सकता है। इसलिए आपको हर साल इसका मेंटेनेंस कॉस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। इसकी एफिशिएंसी जो रहती है वो कम रैपिडली डिक्रीज़ होकर 75% लोड पर सडनली रैपिडली डिक्रीज़ हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आपने अभी जैसे थर्मल पावर प्लांट के बारे में देखा, तो मैंने यहाँ पर एक हैंड डायग्राम बना के दिखाया है आपको, ताकि आपको ये डायग्राम समझ में आए। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ एक फर्नेस है। उस फर्नेस के अंदर मैंने कोल फीड किया है। ये कोल हूपर अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अगर आप ये कोल हूपर, सो यहाँ पर एक कोल हूपर है जिसके अंदर हम कोल फीड करते हैं। कोल फीड करने के बाद वही कोल ड्राइव होता हुआ कहाँ चला जाता है, आपके पल्वराइज़र में चला जाता है। मींस पल्वराइज़र में आप कोल को क्या करते हैं, पल्वराइज करते हैं। पल्वराइज मींस क्या रहता है कि आप कोल को बिल्कुल बारीक बारीक, बिल्कुल सैंड फॉर्म में या फिर एक पाउडर के फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करते हैं। देन ये कोल कहाँ चला जाता है, फर्नेस में हम सप्लाई करते हैं। वहाँ पर हम प्री हीटेड एयर भी सप्लाई करते हैं ताकि हीटेड एयर इसके कॉन्टेक्ट में आएगी तो और भी ज़्यादा कोल जो होगा रैपिडली बर्न हो। जैसे ही फिर ये हीट जहाँ पर फर्नेस में हीट होता है, आप अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक पंप के थ्रू वाटर को फीड किया जा रहा है। पंप के थ्रू वाटर को फीड किया जा रहा है। यहाँ पर आपका स्टीम कन्वर्टर लगा हुआ है। जैसे ही ये हीट वाटर को सप्लाई होती है, ये क्या हो जाता है, वाटर धीरे धीरे करके यहाँ से ऊपर की तरफ जाते वक्त स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टीम कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से सीधे रैपिडली टरबाइन को सप्लाई कर दी जाती है। टरबाइन आपका अल्टरनेटर से कनेक्ट रहता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। देन लास्ट में क्या होता है, टरबाइन आपके मिक्सचर ऑफ वाटर और स्टीम को एग्जिट करता है, जो हम कंडेंसर के थ्रू पूरी की पूरी स्टीम को क्या कर सकते हैं, वाटर में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने के बाद अगेन पंप के थ्रू ये सप्लाई फिर से, ये पानी की सप्लाई फिर से प्रोवाइड करवाते हैं। इस तरफ आपने देखा था यहाँ पे कि हम कोल हूपर में कोल सप्लाई करते हैं। यहाँ पर कोल हूपर में हम कोल सप्लाई करते हैं। पल्वराइज़र में कोल क्या रहता है आपका, यहाँ पर कोल देन फिर कोल पल्वराइज़र में जाता है जहाँ पर कि कोल बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में आ जाता है। देन लास्ट में हम क्या करते हैं, जब आपका यहाँ पर फर्नेस में सप्लाई कर दिया था, हीट जनरेट हुई थी, हीट के बाद इस बॉयलर में उसने हीट अपनी वाटर को सप्लाई कर दी। देन यहाँ से अगर कुछ पार्टिकल्स ऊपर से होते हुए आते हैं तो हम डायरेक्टली इस
इस हीट मीन्स ये जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, इन्हें हम डायरेक्टली चिमनी में सप्लाई नहीं करते हैं। इसको हम सबसे पहले डस्ट कलेक्टर में सप्लाई करते हैं, ताकि वहाँ पर सारा का सारा जितना भी डस्ट है, जो गैसेस हैं, वो फिल्टर हो। देन उसके बाद हम चिमनी के थ्रू सारे की सारे एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाल देते हैं। तो ये था आपका थर्मल पावर जनरेशन सिस्टम का। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसी में डीजल पावर प्लांट। इसमें हम देखते हैं, अगर आप जैसे वहाँ पर आप देख रहे थे थर्मल पावर प्लांट में हम कोल का इस्तेमाल करते थे, कोल का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे। यहाँ पर हम डीजल पावर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। डीजल पावर प्लांट में हम डीजल पावर प्लांट के लिए डीजल इंजन जो रहता है उसे प्राइमरी मूवर्स कहा जाता है। डीजल इंजन डायरेक्टली आपका जनरेटर से कनेक्ट रहता है, और वहाँ पर क्या होता है कि आपका जनरेटर ड्राइव होता है, और जनरेटर के थ्रू क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से डीजल पावर प्लांट के भी कुछ मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं। डीजल पावर प्लांट एक ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू द अदर पावर प्लांट्स के हिसाब से। उसको लेस क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है पानी की, और फॉर कूलिंग पर्पस के लिए इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम होता है स्टीम पावर प्लांट के मुकाबले। इसके अंदर ऐश हैंडलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे कि आपके थर्मल पावर प्लांट में आपने देखा था कोल में बहुत ऐश होता है, तो उसमें ऐश हैंडलिंग प्रोसेस होती है। बट इसमें आपने सीधा डीजल का यूज़ करना है। डीजल इंजन के अंदर आपने डीजल फिल्ड करा, और उसके बाद आप डीजल इंजन के थ्रू जनरेटर को ड्राइव कर रहे हैं, और जनरेटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स में मतलब इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डीजल की कीमत ज़्यादा रहती है, और डीजल पावर प्लांट नोजियस भी होते हैं, जिस वजह से इनकी नॉइज़ कंट्रोल अगर आपने नहीं करी तो कोई सीरियस प्रॉब्लम डैमेज हो सकती है प्लांट में। सिमिलरली जैसे कि आपने डायग्राम देखा था थर्मल पावर प्लांट का, उसी तरह से आपका डीजल पावर प्लांट में भी डायग्राम देखेंगे आप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं, फ्यूल को फिल्टर कर रहे हैं, और उसके बाद डीजल इंजन में हम फ्यूल को सप्लाई कर रहे हैं। एक कंप्रेसर है जो कि एयर को ले रहा है, फिल्टर करता है एयर को, कंप्रेस्ड करके कंप्रेस्ड एयर को हम डीजल इंजन के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। देन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल को भी हम फिल्टर कर रहे हैं, डीजल इंजन के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। देन यहाँ पर हमने डीजल इंजन के अंदर क्या क्या फ़िल्टर करके सप्लाई किया है, फ्यूल ऑयल सप्लाई किया है, लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई किया है, कंप्रेस्ड एयर सप्लाई किया है। तीनों के मिक्सचर को हम एक तरह से डीजल इंजन के अंदर सप्लाई करते हैं। तो आपका डीजल इंजन जनरेटर से कनेक्ट है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। देन एग्जॉस्ट गैसेस जो रहते हैं आपको चिमनी में सप्लाई कर दिए जाते हैं, चिमनी के थ्रू एग्जॉस्ट गैसेस एग्जॉस्ट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या रहता है, जैसे ही आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल डीजल इंजन से बाहर आता है तो वो बहुत हॉट रहता है। इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल करके हम उस ऑयल को कूल्ड करते हैं। देन ये रिसाइकिल वापस साइकिल रिपीट की जाती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में आपने देखा होगा कि हम पानी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर, सबसे पहले पॉइंट में ये कहा जा रहा है, पावर प्लांट विच कन्वर्ट्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट अ हाई लेवल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। पावर प्लांट जो कि पोटेंशियल वाटर के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है एक हाई लेवल तक, उसको हम यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में। मींस पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, देन काइनेटिक एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, देन मैकेनिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के अंदर आपको डैम बनाने होते हैं, ताकि आप पानी को एज अ रिसोर्स आप इकट्ठा कर सको। इसके अंदर आपको वाटर हेड क्रिएट करना पड़ता है। मींस जितनी ऊंचाई से अगर पानी को अगर आप फॉल इन करवाते हैं, उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है। और वाटर टर्बाइंस अल्टरनेटर विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डेफिनेटली हमारे हर एक टर्बाइन के साथ आपका एक कन्वर्टर लगा रहता है, जो या फिर एक अल्टरनेटर लगा रहता है, जिसका काम ही क्या हो रहता है, एज अ जनरेटर की तरह वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। एंड देन यही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर फिर सिटी टू सिटी ट्रांसफ़र कर दी जाती है बाय ट्रांसफार्मर। नाउ मूविंग ऑन टू द मेरिट्स, इट हैज़ फ्री फ्रॉम एयर पॉल्यूशन। इसके अंदर कोई एयर पॉल्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इट रिक्वायर्स नो फ्यूल एज वाटर इज़ यूज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको पानी के अलावा कोई भी सोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। ना तो ये कोल को यूज़ करता है एज अ फ्यूल, ना तो ये डीजल को यूज़ करता है एज अ फ्यूल। इसका मेन रिसोर्सेज जो है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो सिर्फ और सिर्फ वाटर है।
उसके बाद इट्स रनिंग कॉस्ट इज़ लो बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ नेचुरल। इसका इनिशियल कॉस्ट आपको कम पड़ेगा क्योंकि आपको ज़ाहिर सी बात है आपका जो फ्यूल का कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो बचता है इसमें। एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट डज नॉट चेंजेस विद टाइम। वक्त के साथ साथ हाइड्रो पावर प्लांट की एफिशिएंसी चेंज नहीं होती। इसके डीमेरिट्स अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इट रिक्वायर्स ह्यूज एनर्जी ऑफ वर्क। इसको इनिशियल में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ वर्क की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मींस ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इसको आपको स्टोर करना पड़ेगा डैम में। जब भी आप ये क्या कर सकते हैं, आप एक इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है पानी की, आप काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में, देन मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते। तो इसलिए आपको ह्यूज एनर्जी ऑफ वर्क की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ आपको एनर्जी ऑफ वर्क के साथ साथ बहुत ज़्यादा आपका इनिशियल कॉस्ट जो रहता है डैम बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा रहता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, इट रिक्वायर्स हाई कैपिटल कॉस्ट। वही जो मैंने आपसे कहा कि इसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा रहता है बिकॉज आपको डैम बनाना पड़ता है, आपको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। और आप जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो मोस्टली वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर आपका एक बार रिजर्वायर खाली हो गया तो फिर आपको क्या होगा, दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ओवर फ्लडेड हो गया तो फिर आपको इस बात की भी दिक्कत रहेगी कि कहीं डैम ना टूट जाए। तो इसके ये भी डिमेरिट्स रहते हैं। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। ये एक डैम है जिसके पीछे हमने पानी इकट्ठा करके रखा हुआ है। रिजर्वायर में एक मैक्सिमम हेड डेवलप किया है। वहाँ से पानी क्या रहता है आपका प्रेशर टनल में जाता है। एक गेट होता है, इस गेट के थ्रू आप क्या करते हैं, पानी को रोकते हैं या फिर इनसाइड सप्लाई करते हैं पानी को। प्रेशर टनल के थ्रू पानी अंदर की तरफ जाता है। एक सर्ज टैंक क्या करता है, आपके पानी के वाटर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर ज़्यादा पानी एकदम से आपने सडनली सप्लाई कर दिया और कम पानी जा रहा था तो सडनली ज़्यादा पानी जाएगा एकदम से, तो क्या होगा, टरबाइन ब्लेड टूट सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। तो इसलिए पहले पानी कहाँ जाता है, सर्ज टैंक में इकट्ठा होता है। देन उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो वॉल्व है वो धीरे धीरे करके आप उसको ओपन करना स्टार्ट करते हैं तो सर्ज टैंक में से पानी जाना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर आपने क्या किया, पानी फ्लो अगर आपने सडनली कम कर दिया गेट से, तो क्या होगा कि टरबाइन एकदम से ज़्यादा तेज़ घूम रहे थे वो एकदम से कम हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना कम होगी। तो क्या होगा, आपकी पावर गिर जाएगी एकदम। तो इसलिए आपकी पावर भी एकदम नहीं गिरना चाहिए, ठीक। जिससे अगर आपने कई बार देखा होगा घर के इलेक्ट्रिसिटी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं एकदम, आपने देखा होगा कि घर के जो गैजेट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर, लाइट एकदम कम हो गई तो आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट जैसी कम होती है तो आप स्विचेस ऑफ कर देते हैं पूरे कंपोनेंट्स के। वो क्यों, क्योंकि अगर आपकी पावर, अगर आप कम पावर देंगे अगर आप किसी भी कंपोनेंट को, तो वो कंपोनेंट को अगर भरपूर मात्रा में अगर आप उसको पावर नहीं सप्लाई करेंगे आप, तो वो कंपोनेंट्स ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है कि इसकी पावर सडनली ना गिरे, इसलिए हम क्या करते हैं, सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं। ताकि अगर हमें कम पानी सप्लाई करना है तो हम कम पानी सप्लाई करते हैं, और अगर हमें ज़्यादा मैक्सिमम पानी सप्लाई करना होता है तो सबसे पहले सर्ज टैंक के थ्रू। कुल मिला के बात यह है कि जो सर्ज टैंक है वहाँ पर पानी स्टोर होता है बीच में आके, पहले तो रिजर्वायर में, उसके बाद फिर पेन सर्ज टैंक में आके स्टोर होता है, देन उसके बाद फिर सप्लाई होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपके रिजर्वायर से ज़्यादा हाई स्पीड में आ रही होती है। अब आपके दिमाग में ये बात आती है कि भाई ज़्यादा हाई स्पीड से आ रहा है तो हमें तो हाई स्पीड की ज़रूरत है, काइनेटिक एनर्जी की स्पीड की ज़रूरत है। ये आपको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे सर्ज टैंक यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये भी सर्ज टैंक भी एक अच्छी हाइट पर बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है ताकि बीच में ही हम पहले पानी इसका थोड़ा स्टोर कर लें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपको पता है कि टरबाइन जैसे ही रोटेट होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू क्या होता है, पानी वापस नीचे टेल रेस में सप्लाई कर दिया जाता है। और ड्राफ्ट ट्यूब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो क्या कर रहा है, आपका काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 3 तरह के पावर प्लांट्स के बारे में बात की है। थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात की है, डीजल पावर प्लांट के बारे में बात की है, न्यूक्लियर आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बारे में बात की है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर हम देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है कि हम न्यूक्लियर की जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, आपके 3 तरह के कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, एटम के थ्रू बॉम्बार्ड करते हैं, और इन एलिमेंट छोटे छोटे एटम्स को हम क्या करते हैं, बॉम्बार्ड करके उन एटम्स को फिजन की प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर देते हैं, और इस फिजन प्रोसेस के थ्रू ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। इस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पानी को क्या कर सकें, हीट अप कर सकें और स्टीम में कन्वर्ट कर सकें। देन यही स्टीम क्या कर देती है, हमारे टरबाइन को ड्राइव करती है, और यही इसी ड्राइव होने की वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है।
अब इसके मेरिट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। मेरिट सबसे पहले क्या है कि इसको लेस स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आपका थर्मल पावर प्लांट बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें फर्नेस भी होता है आपका। इसी तरह से आपका दूसरी तरह का अगर आप देखेंगे तो आपका डीजल पावर प्लांट, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पेस की ज़रूरत जो पड़ती है वो आपको पड़ती है आपके हाइड्रो पावर प्लांट में। बट आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको इतनी ज़रूरत, इस लेस स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, इतनी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, ये ज़्यादा भरोसेमंद रहता है, क्योंकि आप इसमें क्या कर सकते हो, आप मिनिमम से मिनिमम एनर्जी भी अगर रिलीज़ हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। थर्ड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये पावर प्लांट जो है आपका, ये आपकी वेदर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है बिल्कुल भी। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं? डीमेरिट्स जो हैं, इसके कैपिटल कॉस्ट जो रहता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, वो बहुत ज़्यादा हाइक होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, इट कैन नॉट बी ऑपरेट एट अ वेरिंग लोड। इसे हम वेरिंग लोड के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट का अगर आप डायग्राम ध्यान से देखेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो सेक्टर रहता है वो रहता है आपका रिएक्टर। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रिएक्टर है। इस रिएक्टर के अंदर आपके फ्यूल रॉड्स होते हैं। फ्यूल रॉड्स का मतलब क्या है, यूरेनियम 235, थोरियम और या फिर प्लूटोनियम, ये आप रॉड इस रिएक्टर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। और इस रिएक्टर के अंदर आपका मॉडरेटर होता है, पानी होता है, डेफिनेटली पानी होता है, या फिर एक ऑयल होता है। तो जो आप जैसे ही आप क्या करते हो, इसको हल्की सी भी लाइट अप करते हो आप फ्यूल रॉड्स को, तो क्या होता है, ये इनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ये एनर्जी किसको सप्लाई कर दी जाती है, या आपके मॉडरेटर को सप्लाई कर दी जाती है। वो एक ऑयल होता है, जो कि ऑयल हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है। कंट्रोल रोड्स का काम ये रहता है ताकि वो आपके इसमें से फ्यूल रॉड्स में से जितनी की रिएक्शंस हो रही हैं उन रिएक्शंस को स्टॉप कर देता है। और आपकी इमिडिएटली क्या होता है, क्या आपका हीट रिलीज़ होना कम बंद हो जाता है। ठीक, तो मॉडरेटर जैसे ही क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है आपके फ्यूल रोड से। फिर यही हीट जो मॉडरेटर होता है, ये आपका यहाँ से दूसरे हीट एक्सचेंजर में सप्लाई कर दी जाती है, जहाँ से पानी आ रहा होता है आपका। ये पानी क्या करता है, आपका इस हीट एक्सचेंजर के थ्रू आपके जो ऑयल में हीट होती है उसको ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। देन ये वाटर आपका टरबाइन में स्टीम कन्वर्ट होती है। देन ये आपके टरबाइन में चला जाता है। वहाँ पर ये स्टीम टरबाइन को रोटेट करता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लास्ट में फिर क्या होता है, टरबाइन से आपकी वाटर प्लस स्टीम का जो मिक्सचर होता है वो एग्जिट करता है। वो कंडेंसर के थ्रू हम पानी को फिर से कंडेंस करके वापस रिएक्टर के अंदर या फिर हीट एक्सचेंजर के अंदर सप्लाई कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट लास्ट टॉपिक, सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, एंड दैट इज़ अ गैस टरबाइन पावर प्लांट। आपको नाम सुन के ही समझ में आ रहा होगा, गैस टरबाइन पावर प्लांट। गैस टरबाइन पावर प्लांट में क्या होता है कि आपकी जो गैस होती है उसको सबसे पहले कंप्रेस्ड किया जाता है, एंड देन उसको क्या होता है, फर्नेस के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है। जहाँ पर क्या आपका कोई भी तरह का फ्यूल आप क्या करते हैं, या फिर आपने जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको अगर आप बर्न करते हैं, तो वहाँ पर अगर आप कंप्रेस्ड एयर पहुँचाते हैं फर्नेस के अंदर, तो कंप्रेशन के बाद क्या होता है, एयर वैसे ही हाई प्रेशराइज्ड हो जाती है, और जब हीट अप होती है तो हाई टेम्परेचर में हो जाती है। तो हाई प्रेशराइज्ड और हाई टेम्परेचर गैस जो रहती है फर्नेस से निकल के फिर आप कहाँ पहुँचा देते हैं, डायरेक्टली जो आपके टरबाइन होते हैं उनको हम रोटेट करने के लिए इस हाई प्रेशराइज्ड हाई टेम्परेचराइज्ड गैस को हम टरबाइन में सप्लाई कर देते हैं। और गैस टरबाइन क्या होते हैं, इनके प्राइम मूवर्स होते हैं, और इसी तरह से गैस टरबाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स अगर आप देखेंगे, फिर से क्या है, द वर्क डेवलप्ड पर kg ऑफ एयर इज लार्जेस्ट कंपेयर्ड टू द डीजल पावर प्लांट। इट हैज़ लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इट्स मैकेनिकल एफिशिएंसी इज हाई, the specific fuel consumption does not increase with time in gas turbine plant as rapidly in diesel power plant। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसका जो है डेवलपमेंट जो रहता है वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू द डीजल पावर प्लांट के मुकाबले। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट लो होता है, इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, और इसका स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन जो रहता है वो भी कम रहता है डीजल पावर प्लांट के मुकाबले। क्यों रहता है, क्योंकि इसका जो मेजर सोर्स है वो रहता है आपका एयर, क्योंकि हम एयर को ही क्या कर रहे हैं, कंप्रेस्ड करके गैस टरबाइन में सप्लाई कर रहे हैं। इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। इसकी लोड एफिशिएंसी कम होती है, ख़राब होती है। इसका मेटल और इस स्पेशल मेटल्स एंड अलॉयज आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट कंपाउंड ऑफ प्लांट। स्पेशल कूलिंग मेथड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग द टरबाइन ब्लेड्स।
आपको स्पेशल मेटल और अलाउज की ज़रूरत पड़ेगी कुछ कंपोनेंट के प्लांट की, जैसे कि आपने कहा टरबाइन ब्लेड जो रहते हैं। अब आप क्या कर रहे हो, टरबाइन के ब्लेड्स में अगर आप कोई भी एयर को अगर आप हीट कंप्रेस्ड कर रहे हो, हीट अप करके भेज रहे हो, और एयर में तो आपके बहुत सारे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है। ऑल दीज गैसेस कैन रिएक्ट विद द टरबाइन ब्लेड्स और इट दे कैन क्रिएट अ रस्टिंग। सो आपको क्या रहता है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा रहता है। आपको स्पेशल कूलिंग मेथड्स भी सप्लाई करते हैं टरबाइन करने पड़ते हैं टरबाइन ब्लेड्स को, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हीट करके एयर को डायरेक्टली कांटेक्ट में ला रहे हो, तो वो क्या कर सकता है, हीट करके आपके जो ब्लेड्स रहते हैं वहाँ पर जब भी ये हीटेड हाई प्रेशराइज्ड या फिर हाई टेम्परेचर आपकी जो विंड रहती है या फिर गैस रहती है, जब वो स्ट्राइक करती है आपके टरबाइन ब्लेड से, तो टरबाइन क्या हो सकता है, आपका ज़्यादा हीटअप से आपका बर्स्ट भी हो सकता है। सो नाउ आप गैस टरबाइन पावर प्लांट का डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने एयर सप्लाई करी, सबसे पहले फ़िल्टर किया, कंप्रेसर में एयर को कंप्रेस्ड किया, देन यही कंप्रेस्ड एयर हमने कहाँ भेज दी, कंबशन चेंबर में भेज दी है। और यहाँ पर ऑयल आप देख रहे हैं, तो यहाँ से ऑयल भी हम डायरेक्टली नहीं भेजते हैं, फिर सबसे पहले फ़िल्टर करते हैं। उसके बाद कंबशन चेंबर में सप्लाई किया, कंबशन चेंबर में हाई प्रेशराइज्ड एयर और हाई टेम्परेचर पे जो एयर थी वो प्रोड्यूस होती है, और यही हम कहाँ सप्लाई कर देते हैं, गैस टरबाइन में सप्लाई कर देते हैं। अगर आप देखेंगे तो गैस टरबाइन कपल किया गया है कंप्रेसर से, मींस गैस टरबाइन के थ्रू जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है उसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी हम यूटिलाइज कर रहे हैं कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए। देन उसके बाद एनर्जी गैस टरबाइन से जो हमें एनर्जी रिलीज होती, गैस टरबाइन हम अल्टरनेटर को ड्राइव करने के लिए करते हैं, अल्टरनेटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, एंड देन उसके बाद यही गैसेस एग्जॉस्टर के थ्रू बाहर आती हैं, और उसके बाद फिर हम इसे फिल्टर करके चिमनी के थ्रू ये गैसेस को हम एग्जॉस्ट कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि हम किस तरह से अलग अलग सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने सबसे पहले देखा थर्मल पावर प्लांट के बारे में, देन डीजल पावर प्लांट के बारे में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, और गैस टरबाइन पावर प्लांट के बारे में। सो आपने ये जो देखा कि हम किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किस तरह से हम अलग अलग सोर्सेस ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं। सो ये था दोस्तों ये स्टूडेंट्स ये था आज का आपका टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या कोई टॉपिक में या फिर किसी टर्म में अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।